बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक रोला पड़ गया है क्योंकि अरबी शहजादे, अरबी बादशाह आए जी शिकार खेलने के लिए। इस मरतबा यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए। वैसे ही आते रहते हैं शिकार खेलने पाकिस्तान में, पहले ये हर साल आया करते थे। और चोलिस्तान का जो इलाका है, क्योंकि मैं ख़ुद शिकार खेलता रहा हूँ माजी में, और इन इलाकों का मैंने विज़िट किया है। जीप रैलीज होती हैं, उसलिए भी मैं वहाँ जाता था। कुछ मेरे दोस्त हैं जो चोलिस्तान के अंदर जो है वो ट्रैकिंग करते हैं, उनके साथ भी मैं जाता था। तो मैंने पाकिस्तान में हर इलाका ही घूमा हुआ है। तो इन एरियाज़ में जब मैं जाता था तो जो हमारे गाइड्स हैं वो बताते थे कि अबू धाबी का इलाका शुरू हो गया। तो मुझे शुरू में अजीब लगता था। वो कहते थे अब यूएई का इलाका शुरू हो गया। फिर वो बताते थे यहाँ पे फ़लाँ मुल्क का इलाका शुरू हो गया, फ़लाँ एरिया के जो हुक्मरान है उनका ये एरिया है। तो मामला ये ऐसे है कि चोलिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े यानी सैकड़ों किलोमीटर का जो रकबा है वो जब शुरू होता है तो ये जनाब अबू धाबी वालों का है। और वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सारा साल उनकी सिक्योरिटी रहती है, उनके लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ रहती हैं। वो उन इलाकों को महफूज रखते हैं अपने हुक्मरानों के लिए। इसी तरह जो अगला एरिया है वो अबू धाबी का आ जाएगा, फिर एक और एरिया जो है वो शारजा वालों का आ जाएगा, किसी और का आ जाएगा, कोई कुवैत वाले उनका भी है। तो वो जितने शहजादे या बादशाह हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। और उसकी बुनियाद के ऊपर एक खामोश एग्रीमेंट है कि ये एरियाज़ हमारे, और वहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी और अपना पूरा निज़ाम रखते हैं। उनकी वर्कशॉप्स वहाँ पे होती हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, उनका एक बजट है जो हर साल वो भेजते हैं और वहाँ पे वो प्रोटेक्शन करते हैं। ना सिर्फ अपनी शिकारगाह की, बल्कि वहाँ पे जो शिकार मौजूद है उसकी भी वो प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि मैक्सिमम जानवर ज़्यादा हो जाएं। जब शहजादे या उनकी फैमिलीज़ या बादशाह वो शिकार खेलने के लिए आएँ तो उनकी शिकारगाह महफूज हो। ये शिकारगाह सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये सिंध में भी है। और ये शिकारगाह जो है वो बलूचिस्तान में भी 2-3 शिकारगाहें बड़ी मशहूर हैं। योब से आगे एक शिकारगाह मैंने अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब देखी थी, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। वो तिलोर के लिए दुनिया की बेहतरीन शिकारगाहों में से एक है, बहुत बड़ी शिकारगाह है वो भी। तो इस तरह जो है ये पहले हर साल आते थे खेलने के लिए, लेकिन फिर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए। पूरी दुनिया के लोग जो है वो अब अरब ममालिक में आना शुरू हो गए, यूरोपियंस आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। तो इनकी इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो ज़राए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर कभी अब शिप्स पे निकल जाते हैं, यानी सर्दियां जब आती हैं तो फिर ये छुट्टियों पे निकलते हैं और नए साल में इंजॉय करते हैं। तो इनकी पूरी टीमें हैं जो बताती है कि जनाब इस साल आपने कौन कौन सी इंजॉयमेंट किस किस मौके पे करनी है। बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा निज़ाम है। बादशाह जो है तो अब उसमें जो है वो ये निकलते हैं सैर करने के लिए। कभी ये शिप्स के ऊपर चले जाते हैं, कभी कुछ आइलैंड्स हैं उन पर चले जाते हैं, कभी ये बहुत खूबसूरत ममालिक हैं वहाँ की सैर को चले जाते हैं यूरोप में। तो इस साल जो है वो बादशाह सलामत इधर आए सैर करने के लिए। तो उनको मिलने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब वो उनको मिलने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए गए। अगर आप रहीम यार खान का एयरपोर्ट देखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, क्योंकि मैंने जब उसको देखा मैं हैरान रह गया। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो आपके अरब हुक्मरान हैं उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आना होता है तो उन्होंने अपने मुताबिक इस एयरपोर्ट को तैयार किया हुआ है। फिर वो जो रास्ते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, जगह जगह उनके झंडे लगाए जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं। बहुत सारे वहाँ के लोग जो हैं वो अरबपति भी हो गए। मरियम नवाज साहिबा की एक रिश्तेदारी भी है रहीम यार खान से, जो बहुत फैसिलिटेट किया, जिन्होंने अरब हुक्मरानों को वहाँ शिकार खेलने के लिए। उनमें एक शख्सियत है जिनसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक बेटी भी उनके साथ, उनका शादी भी हुई है। तो ये इसलिए ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सारे मुनीर साहब हैं। तो नादरीन, ये जो मामला है यहाँ पे एक हाथ मिलाने का मामला ज़रा कंट्रोवर्शियल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने हैंड हग किया है शहबाज गिल साहब के से। मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना, हैंड हग। फिर मैंने उसको वो करके देखा, उसको गूगल करके देखा, तो वाकई में जिस ताज़ीम के साथ मरियम नवाज साहिबा ने उनका हाथ पकड़ा, यानी इसको आप जेस्चर कह सकते हैं, एक ताज़ीम का, एक आजिज़ी का एक जेस्चर है, वफादारी के जज्बात का इजहार है जो मरियम नवाज साहिबा ने अरब हुक्मरान के साथ किया। लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक नहीं है। यानी मरियम नवाज साहिबा नैब के ऑफिस में पेश नहीं होती थी। वो ये कहती थी कि वो गैर महरम है तो मैं वहाँ पेश नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बादशाह है ये भी गैर महरम है, और इसके साथ जो लोग हैं वो भी गैर महरम है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को ख्याल नहीं आया। तो जब आप इक़्तिदार में नहीं होते और आपके ऊपर सख्तियाँ होती हैं तो फिर आपका क्राइटेरिया कुछ और होता है। यानी हमारे सियासतदान भी कैसी अजीब चीज़ है, जब दिल करता है मज़हब को एक हथियार बना लेते हैं, जब दिल करता है कल्चर के लिबादे के अंदर अपने आप को ओढ़ लेते हैं, जब दिल करता है महरम और नामहरम की बहस शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है पूरी तरह से लिबरल हो जाते हैं। ये बैरूपियाँ हैं एक्चुअली। ये जिस देश में जाते हैं वो भेस अपना लेते हैं। बहरहाल ये इन्होंने वफादारी के जज्बात का जो इजहार किया पूरी गर्मजोशी के साथ,
इसका मैं उम्मीद करता हूं कि इनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा हो या ना हो, इनको फ़ायदा होगा। अब ये चंद साल के बाद आए हैं गालिबन, ये हर साल अब नहीं आते क्योंकि और बहुत सारी इंटरटेनमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ, और जब ये आते हैं ना तो मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मुझे वहाँ लोकल्स ने बताया कि फिर यहाँ पे जितने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो भी, फिर यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी, और यहाँ के जितने लोकल सियासतदान हैं वो भी, ये तमाम कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह हमारी एक मुलाकात हो जाए बादशाह सलामत से, हमें वहाँ पेश होने का, कुछ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिल जाए। तो ये तोहफे तहाइफ भी देते हैं, इनाम इकराम से भी नवाजते हैं बादशाह सलामत। जब ये आते हैं तो इनके बहुत बड़े बड़े खैमे लगते हैं डेजर्ट के अंदर, इतना खूबसूरत माहौल होता है, ज़बरदस्त किस्म की अंगीठियाँ आती हैं बाहर से। इनकी गाड़ियाँ जो है वो स्पेशल डिज़ाइंड है, यानी V8 गाड़ी आपको ऐसे ऊपर से खुली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी गाड़ियाँ आपको मिलेगी जिनके अंदर ये फाल्कन्स को लेकर जाते हैं और शिकार खेलते हैं। बड़ा लग्जरी शिकार खेलते हैं ये, और इनके लिए बाकायदा GPS का एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कौन सा जानवर किस जगह पे मौजूद है और कौन सी जगह खाली है। तो इनको डायरेक्ट वहाँ पे लेकर जाते हैं। वहाँ ये लोग अपने अपने फाल्कन्स जो हैं या जो बाज हैं उनको ये उड़ाते हैं, और वो फिर शिकार इनके लिए खेलते हैं तिलोर का और बाकी जानवरों का। तो बड़ा ज़बरदस्त इनका एक इंटरटेनमेंट है। इनकी वर्कशॉपें तक साथ आती है, इनकी सिक्योरिटी सारा साल रहती है, लेकिन जब ये आते हैं तो मजीद सिक्योरिटी साथ आती है। इनके खादिम, मुलाजिम, टेक्निकल अमला, हर किस्म की फैसिलिटी ये जंगल में मंगल कर देते हैं। और फिर इनके करीब फटकने की भी किसी को इजाज़त नहीं होती। अगर किसी को आना है तो फिर बाकायदा प्रॉपर परमिशन लेके, क्योंकि बादशाह सलामत का ये इंटरटेनमेंट का टाइम है, उनका ये छुट्टियां मनाने का टाइम है। उनके साथ उनका पूरा लाओ लश्कर होता है जो उनके लिए इंटरटेन उनको करता है डेजर्ट के अंदर। तो इसलिए वहाँ पे मुदाखलत भी वो कम से कम रखते हैं। तो कुछ लोग मिलने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब ये मरियम नवाज साहबा के हाथ में लाने के ऊपर तनकीद हो रही है। एक्चुअली PMLN ने इतना गंद मारा हुआ है पाकिस्तान में, औरतों के ऊपर इतना ज़्यादा मारा हुआ है कि वो थोड़ी सी भी हरकत वो भी करते हैं तो फिर आगे से उसी तरह का जवाब आता है। ये अब मरियम नवाज साहबा की मर्जी है, वो जैसे मर्जी हाथ पकड़े। ये देखें, उनको एक इंडिपेंडेंस है, एक आज़ादी है उनको कि वो जिसका चाहे जैसे मर्जी हाथ पकड़े। लेकिन जो आपकी कल्चर है उसके साथ जो चीज़ें मुताबिकत नहीं रखती वो ऑड लगती हैं। और PMLN का अपना मीडिया जो है वो इस पर डिफेंसिव है, वो परेशान है कि जनाब इसका क्या जवाब हम दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आज उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी कमेटी इमरान खान साहब से मिलना चाहती है। और आज फैसला आना था अदालत का, लेकिन रात गए ये पता चल रहा है कि फैसला नहीं आएगा। और ये बात हमें पता चल रही है उन लोगों से जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खबरें देते हैं। हमें अदालत की तरफ से ये खबर अभी तक पता नहीं चली, और हो सकता है कि फैसला आ भी जाए अचानक, लेकिन अब ज़्यादा इम्कानात ये है कि फैसला नहीं आएगा, इसको मज़ीद डिले किया जाएगा। ऐसा लगता है कि फ़ैसला भी अब मुज़ाकरात के साथ मशरूत हो गया, और शायद अदालती फ़ैसला भी ये देखकर आएगा कि उसने आना क्या है, यानी इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मुज़ाकरात के नतीजे के ऊपर लगता है फ़ैसला टिका हुआ है। पाकिस्तान भी एक अजीब ही मुल्क है। यहाँ पे जजेस ये सोचते हैं कि जनाब या उनको ये सोचवाया जाता है या उन्हें बेचारों को मजबूर किया जाता है। बड़ी मजबूर अदलिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों। लेकिन यहाँ पे ऐसे ज़बरदस्त हीरोज़ भी हैं इसी अदलिया के अंदर, जिन्होंने तमाम दबाव और प्रेशर के बावजूद हक और सच के साथ खड़े होकर इंसाफ किया। और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, यानी मैं अगर आपको ये कहूँ परसेंटेज में 80% में ऐसे जजेस के सामने पेश हुआ जिन्होंने मुझे मौके पर इंसाफ दिया, और कोई 20% मुझे बड़ी मायूसी भी हुई कि सामने नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन जज साहब कमरे के अंदर जाते हैं और अंदर से फैसला लिखकर कुछ और भेज देते हैं, जिसके ऊपर पूरी अदालत मायूस हो जाती थी। अदालत में जितने लोग खड़े होते थे सारे मायूस हो जाते थे। तहरीक इंसाफ के लिए एक ऑप्शन है, और इसके ऊपर कुछ लोगों ने जिक्र भी किया है। मेरे पास डायरेक्ट इस हवाले से कोई खबर नहीं है, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ एक दरख्वास्त देगी इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए कि जनाब इमरान खान साहब को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने इस सिस्टम के सामने ऐसे सरेंडर किया और उनकी पार्टी ने एक ऐसी दरख्वास्त कमज़ोर डाली, तो जितनी इमरान खान की स्ट्रगल है उसको कुछ हद तक धचका लगेगा। यानी नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर आए, जरदारी साहब डील करके बाहर आए, बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आई, डील करके आई। तो पाकिस्तान में सबने ही एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा डील किए। अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील किए बगैर एक दबाव डालकर और अवामी ताकत से बाहर आ गए, तो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और पाकिस्तान को एक बार ये रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो नवाज शरीफ तोड़ देते, चाहे वो बेनज़ीर तोड़ देती, चाहे वो कोई और तोड़ देता, या चले अब इमरान खान तोड़ दे। लेकिन इस मिथ को एक मरतबा तोड़ना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी अवामी ताकत से फैसले किए जा सकते हैं। अगर बंद कमरों में फैसले होने हैं तो फिर तो पाकिस्तान जहां खड़ा था आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान खुदा न खास्ता वहीं खड़ा होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी किसी भी चीज़ से मुझे ऐसा लगता है गुरेज करना चाहिए।
हामिद रजा काज़मी साहब ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी कि एक दबाव उन्होंने डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में ये कह दिया है कि फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। देखिए दबाव वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुतालबात हैं क्या जी? दो मुतालबात हैं, सादे मुतालबात हैं। नून लीग कहती है मुतालबात लिख कर लाओ, पीटीआई कहती है जी हमने आपको बता दिया, सारी दुनिया को पता है यही मुतालबात हैं। एक इमरान खान ने यह कहा है कि आप 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। दूसरा इमरान खान ने यह कहा है कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जिनको बेल्स मिल सकती हैं, अदालतों को दबाव डालना छोड़ दें और उनको आज़ाद किया जाए फौरी तौर पे। अब ये जो मामला है, इन दोनों को वो तहरीरी तौर पे मांगते हैं ताकि इसको कल को एनआरओ का रुख दिया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जनाब यही है, ये दो चीज़ें आप मान लें तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी ने इस वक्त जो हिकमत अमली बनाई हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में वो एक लॉन्ग मार्च की तैयारी फिर से कर रहे हैं और ये आपको मौसम बहार में लॉन्ग मार्च नजर आएगा। देखिए जो मार्च का महीना शुरू होता है ना, यानी फरवरी की 20 तारीख के बाद से मौसम बदलना शुरू होता है और 20 फरवरी के बाद से लेकर जो आपका मार्च का महीना आएगा पूरा, इसमें बिल्कुल एक बड़ा मुवाफिक मौसम होता है एहतजाज के लिए। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तहरीकें इन मौसमों में चलती रही हैं, तो फिर अप्रैल मई तक पूरा एक माहौल होता है। तो क्या इमरान खान साहब की पार्टी दोबारा एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है। और ये जो सर्दियों का एक अभी माहौल बना हुआ है जिसके अंदर कोई तहरीक नहीं चल सकती, तो इस माहौल में हुज्जत तमाम की जा रही है कि देखें हम बैठे हैं जी मुज़ाकरात करने के लिए, हमारे सादे से मुतालबात हैं, वो मुतालबात आप मान रही हैं। अब एक क्लेम किया जियो ने और इस पर उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि किस बंदे ने उनको ये खबर दी है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई कहती है जी इमरान खान को छोड़ दें, बस इमरान खान को आप छोड़ दें। एक तो इमरान खान को छोड़ने की औकात ही नहीं है इस हुकूमत के अंदर, ना इस हुकूमत ने इमरान खान को पकड़ा है। इमरान खान को तो एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के अंदर किया हुआ है और जाली केसों के अंदर वो सजा भुगत रहे हैं या जाली केसों के अंदर वो जेल में मौजूद है और एस्टेब्लिशमेंट खुद छोड़ना चाहे तो छोड़ भी नहीं पा रही। उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए, वो गारंटीज इमरान खान साहब नहीं दे रहे। अब कुछ चीजें तो इमरान खान साहब मान सकते हैं, यानी वो ये कर सकते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बम्बारमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, उसकी एक बड़ी वजह यही है ना कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। वो ज्यादती बंद हो जाएगी तो कुछ हद तक वो बच जाएंगे, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के हक में वापस नैरेटिव बन जाना ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बदल गया है। अगर इमरान खान साहब भी चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार को जस्टिफाई कर सकें फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब भी ये कर सकेंगे, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी क्लियर हो गई है। हुकूमत को कुछ टाइम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैंने टाइम दे रहे हैं कि जाएं जाके आप मुशावरत कर लें जहां पे आपने मुशावरत करनी है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा था कि हुकूमत घबराई हुई इसलिए है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर क्या दिया है और ये मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। ये बात नजम सेठी साहब ने कही। तो असद कैसर साहब ने कहा हम इनको टाइम दे रहे हैं, जाके बात कर ले। अब हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कितना मजबूर कर सकती है कि वो जूं की तूं सिचुएशन रहने दे, जबकि इंटरनेशनल प्रेशर जो बाइडन के जाने के बाद मजीद बढ़ता चला जाएगा। अभी जो बाइडन सिर्फ इलेक्शन हारा है और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के चंद दिनों में आपने देखा कि बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर आया है। सिर्फ जो बाइडन इलेक्शन हारा है, अभी वो सदर है, और अगर जो बाइडन अपनी सीट से हट जाता है और फिर लाजमी बात है नए सदर ने आना है, तो फिर इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा और गहरा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मौजूदा हुकूमत दोबारा मजबूर कर सकती है? देखिए हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ दिया है कि अब ये कुछ उनसे मांग नहीं सकते। मिसाल के तौर पे इनके सारे केसेस खत्म कर दिए, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी, इनको जेलों से निकाल कर इनको एनआरओ दिया गया, तमाम कारोबारी मामलात इनके वापस सीधे किए गए जितने माली मामलात थे। जाली फार्म 47 पर इनको एक बार फिर हुकूमत दी गई और एक मरतबा इनको इमरान खान की हुकूमत के बंदे तोड़ के जुल्म और जबर के साथ रजीम चेंज करके हुकूमत दिलवाई गई। फिर इनकी अपनी निगरान हुकूमतें बनाई गई ताकि जो चाहे जैसे चाहे ये करे। इलेक्शन कमीशन इनकी झोली में डाला गया, जाली इलेक्शन इनकी झोली में डाला गया। इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत से कुचला। यानी अब तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट इनको गोद में उठाकर नहीं रख सकती, अल्टीमेटली इनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का मामला यह कि उनका अपना सर्वाइवल है। देखिए ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया पहली मरतबा इस मुल्क में बढ़ गया है। एस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा बदतरीन शिकस्त हुई है
सियासत के मैदान में भी उनको शिकस्त हुई है। अवाम में उनकी मकबूलियत का जो बुत है वो पाश पाश हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट की काबिलियत का पोल भी अवाम के सामने खुल गया है। अवाम से जो उनके प्यार का एक दावा था वो दावा भी बह गया है। कारोबारी और माली मामला जो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से छुपे हुए थे, आज तक कभी सामने नहीं आए, वो सारे के सारे मामला भी खुल गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने सर्वाइवल का मसला है। यानी ऐसा इससे पहले इतनी ज्यादा दफा नहीं हुआ। 3 दफा पहले एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है पाकिस्तान की तारीख में। एक 1971 में आई थी जब पाकिस्तान इंडिया से जंग हार गया और बांग्लादेश अलग हो गया, और एक बहुत बड़ी नाकामी थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सियासतदानों की, और उसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम याह्या खान था जो उस वक्त का डिक्टेटर था। तो ये एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुतनफर हुई थी। दूसरी मरतबा जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट बन नहीं पाया क्योंकि जुल्म और जबर बहुत किया गया था ज़िया-उल हक की जानिब से। दूसरा, फौरी तौर पर ज़िया-उल हक ने एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और मजहबी सियासी जमातों को साथ मिला के अफगान जंग और ये सारी चीज़ें छेड़ के तो वहाँ चीज़ें कंट्रोल कर ली थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उस वक्त दूसरी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट से लोग नफरत कर रहे थे। तीसरी मरतबा परवेज मुशर्रफ के दौर में एक ऐसा वक्त आया जब तहरीक खड़ी हो गई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो फौजी अफसरान थे ये यूनिफॉर्म के अंदर बाहर नहीं आते थे। ये बाकायदा कहा करते थे निजी महफिलों में कि हमें ऑर्डर दें कि आप यूनिफॉर्म के अंदर बाहर ना फिरें। दहशतगर्दी के मामला भी थे और सियासी तौर पर वो इतने मकबूल भी नहीं रहे थे। लिहाजा ये 3 मरतबा ऐसा हुआ था। लेकिन इस मरतबा जो हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, चौथी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत कम हुई है, तो ये बहुत कम हो गई है। वजह यह है कि इस मरतबा उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 नई चीजों से इनका पाला पड़ा है। पहली मरतबा, नंबर 1, सोशल मीडिया। पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट को इसका सामना करना पड़ा और उन्हें अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया का वो मुकाबला नहीं कर पाते। लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां और इंटरनेट की बंदिश शुरू कर दी और अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। यानी ISPR का जो DG है उसका सोशल मीडिया बहुत तगड़ा होता है, ट्विटर के ऊपर जो उसका अकाउंट होता है, लेकिन वो एक भी ट्वीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितने ट्वीट वो करते हैं उसके नीचे जो आवाम फिर जुमले लिखती है तो उन्होंने पहले उसको बंद कर दिया। नंबर 2 जो सामना करना पड़ा सोशल मीडिया के बाद वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का। पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। वो कभी भी ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानी खुलकर साथ दे रहे हैं इमरान खान का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। नंबर 3 जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जो अपने आप को सियासत से बाहर रखती थी और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान का सेवियर समझती थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई। तो मिडिल क्लास को पहली मरतबा इमरान खान साहब सियासत में लेकर आए और वो इमरान खान के साथ इतनी ताकत से खड़ी हुई कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खैराबाद कह दिया। नंबर 4 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी इलाके हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तगड़ा गढ़ हुआ करता था, जैसे पीपल्स पार्टी का लाड़काना है, जैसे एक दौर में नून लीग का लाहौर गढ़ था। इसी तरह जो पंजाब पूरा है या सिंध के शहरी इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के जो मेन सेटल्ड एरिया हैं ये सारे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से उनके ये गढ़ जो हैं वो छीन लिए। अब मेरे सुनने वाले बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात से शायद इख्तलाफ करें, नाराज भी, उनको बुरा भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज सारी ये अच्छी जमातें मिलकर, ईमानदार या करप्ट लीडरशिप मिलकर, मुहिब्बे वतन या सारे गद्दार मिलकर, सारी जमातें और क़यादत मिलकर सिर्फ फौज को सियासत से और दीगर कारोबारों से अलग कर देना तो अगले 10 से 20 साल के अंदर मैं आपको गारंटी करता हूं कि यह मुल्क रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगा। ये सारे चाहे चोर हैं, चाहे डाकू हैं, चाहे गद्दार हैं, ये जितने सियासतदान हैं, जैसे भी हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, कुछ भी हैं, ये सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बैठकर एक मरतबा पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के सियासी मामलात से और पाकिस्तान के कारोबारी मामलात से सिर्फ दिफाई मामलात में इनकी इंटरफेरेंस रखें, बाकी सारी चीजों से आप अलग करके देखें। 10 से 20 साल में गारंटी करता हूं कि यह मुल्क रहने की बेहतरीन जगह बन जाएगा। यह इस खित्ते का बेहतरीन मुल्क होगा। इसमें इतना पोटेंशियल है क्योंकि फिर फैसले जो है वो अवाम के और मुल्क के मफाद में होंगे ना, इदारों के या किसी के जाती मफाद के अंदर नहीं होंगे जो आज तक हम भुगतते रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज और है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाइडन के जाने के बाद मुजाहिरों की एक हिकमत अमली बना रही है और जो लॉन्ग मार्च होगा वो पहले से बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा होगा। अब हुकूमत के बाद और एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये रास्ता है कि जल्द अज जल्द इमरान खान को बाहर निकाले और वो जो एक बड़ी तहरीक अगर इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं उसको किसी तरह इस मौसम बहार में पोस्टपोन कर दे या किसी तरह उससे जान छुड़ा ले या उससे बच जाए किसी तरह। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हुकूमत की नीयत कुछ और है, एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कुछ और है और इमरान खान साहब की फिलहाल बाहर आने की कोई नीयत दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब को डील का ताना दे रहे हैं नाज़रीन, लेकिन चंद हकायक मैं आपके सामने रखूंगा।
देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई मुदाखलत करे बाहर से उनकी रिहाई के लिए भी। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूएन कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो न्यूट्रल हो जाए, हमारे अंदरूनी मामला के अंदर मुदाखलत ना करे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही है जो पहले था, जो अब है। यानी अगर आप देखें, इमरान खान जिसके ऊपर आप डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ, नामूस रसालत के हक़ में, इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ सबसे ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी, जिसने खुलकर कहा था कि वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, जिसने हुकूमत में रहते हुए एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा था, बहुत ताकतवर मुल्क है, जिसने ट्रंप जब सदर था अमेरिका का, उस वक्त ट्रंप ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे तो इसने बतौर वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप को टकाकर जवाब दिया था, और जब ये वजीर आजम नहीं था इसने तब भी डोनाल्ड ट्रंप को टकाकर जवाब दिया था। और आज की हुकूमत सिर्फ एक नामजद वजीर है, सिर्फ एक नामजद आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का खसूसी नुमाइंदा रिचर्ड ग्रेनल, उसको जवाब नहीं दे पा रही आज की हुकूमत। आप इमरान खान को कह रहे हैं कि वो डील करेगा या वो अमेरिका से मदद मांगेगा,